नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत और अंगोला के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता। दोनों देशों के बीच कृषि और संस्कृति समेत 4 क्षेत्रों में किए गए समझौते। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो वहीं अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंगोला भारत के साथ। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। आयात संबंधी व्यापारिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू। वेब समिट के तीसरे दिन मनोरंजन जगत के कई पहलुओं पर हुई चर्चा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परिवर्तन के लिए पीएम मोदी के विजन को सराहा। प्रसार भारती के सीईओ ने सब्सिडी को लेकर की चर्चा। गोवा के शिरगांव मंदिर में दर्दनाक हादसा। यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक दुर्दांत नक्सली ढेर, कई हथियार और गोला बारूद बरामद। तलाशी अभियान जारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। पीएम मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति की मौजूदगी में कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। जिन क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी उनमें कृषि, आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। दोनों देशों ने सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम का भी निर्णय लिया। अंगोला के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क समझौता भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि दोनों देश आतंक के खिलाफ एकजुट हैं। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. और साथ ही पीएम ने कहा कि भारत अंगोला ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार का फैसला किया है। पीएम ने बताया कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभवों को साझा करेगा। स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बीते 1 दशक में इसमें बहुत प्रगति हुई है। पिछले 10 वर्षों में
हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली है। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। और वहीं इस अवसर पर अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। When the COVID-19 pandemic, on one hand, restricted contact between peoples and nations on a global scale, but on the other hand, it was precisely in this challenging period that we came together once again to discuss our perspectives, our interests, our visions for the future, as well as the challenges, the common challenges for Africa, in particular, we're facing at the time confronting an unprecedented phenomenon in which your country played a prominent role through its contribution to the African continent, especially with the donation of vaccines that have proven essential in the effort to contain the spread of the disease. और इससे पहले अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको से दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा, भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत के प्रति उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं और हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन की मैं सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता से भारत अंगोला और भारत अफ्रीका संबंधों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को रद्द किया था। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। अब पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात पर रोक के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से निर्यातित या पाकिस्तान में उत्पन्न किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात पर और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साहसी और निर्णायक कदम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का भी सम्मान करता है, जो लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान से वस्तुओं के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाकर सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें
और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सजा मिलेगी और वो कल्पना से परे होगी। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और इस बीच पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की। सैन्य सूत्रों ने बताया कि 2 और 3 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की, तो भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अगली खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना का मनोबल गिराने का काम करती है। साथ ही कहा कि बाहर से ये CWC और अंदर से PWC हैं। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में रणनीति पर पूछे गए सवाल पर भी करारा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान को रणनीति बताने की होड़ लग जाएगी। कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये PWC वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे PWC वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। साथ ही भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान की सेनेट में जय जयकार हुए, तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं PTI के, सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है। चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं। किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में। कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। और उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार की तत्परता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है यह उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयाँ की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए
और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही, जहां गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल, बारूद, गोली और नक्सली साहित्य भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 दिन से भी अधिक लंबा चलने वाला नक्सल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2025 कल 4 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच होने वाली है। सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर भी निगरानी होगी। छात्रों के पास अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल तक की रोक का कड़ा प्रावधान करेगा। दरअसल इस परीक्षा के जरिए विभिन्न कोर्सेज के लिए देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों में तकरीबन 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और अधिकारियों से बातचीत की और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे बुनियादी ढांचे को बदलने और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने में परियोजना के महत्व को दोहराया। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सकें। और अब बात एक हादसे की। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में 26 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और विचोलिम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर इस घटना की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने एक्स पोस्ट पर कहा, गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। और अब बात करेंगे वेब्स 2025 की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री की प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब समिट के तीसरे दिन पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लोगों से बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया गया। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव. I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. और मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेब्स का आज तीसरा दिन है। तो इस बीच ब्रिजिंग द गैप, कमीशनिंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स सत्र में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर चर्चा की। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि बीते एक साल में हमने कई नई रणनीति अपनाई है, जिनमें हम पिछले 5 सालों के अंदर बने नए और ताज़ा कंटेंट जैसे फिल्में और लाइव एक्शन प्रोग्राम को खरीद रहे हैं और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। We've also started doing now in the last year or so is that fresh content which is created within the last 5 years, whether it is movies, whether it is live action or even animation for that matter, we've developed this matrix for valuation of such content, and then started to procure this content and then run it on the Waves platform as well as on the linear platform. The idea essentially is that instead of commissioning and putting out the money up front, if we are able to take a ready product and then choose from the various options which are available and which gel with whatever are the current market trends in terms of viewership, then we would be able to eliminate the gestation period from commissioning to delivery, and therefore we would be able to get content and proceeding on the assumption, of course, that at least some of the content creators are also looking at the same market trends and are able to foresee what is the kind of content which would be required at a particular point in time. And when that intersection happens, then we are in the right place with the right kind of content and are able to procure it much faster.
और वेब्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवी वेट होने को तैयार है। अगले एक दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% तक होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, ये लगातार इन दृश्यों से आप समझ सकते हैं। तो ये थी खबरें वेब समिट से जुड़ी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।